हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल रन करता है जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। अर्थात एक तरह से आपकी टेस्ट सीरीज चलती है जहाँ डेली आपको 150 से 200 क्वेश्चन डेली करवाए जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम थिंकर देखने वाले हैं विल्फ्रेडो पैरेटो को। तो इटली निवासी पैरेटो मूल रूप से एक इंजीनियर थे। बाद में वे अर्थशास्त्री बने और फिर समाजशास्त्री बन गए। उन्होंने प्रारंभ के वर्षों में एक गणितीय अर्थशास्त्री के रूप में ख्याति अर्जित की। तो विल्फ्रेडो पैरेटो थे जो कि एक गणित अर्थशास्त्री थे और इंजीनियर के रूप में इन्होंने पहले कार्य किया। उसके बाद इन्होंने जो है समाजशास्त्र में कदम रखा। 1916 में फ्रांसीसी भाषा में एक पुस्तक लिखकर समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशेष स्थान बना लिया। बाद में यह पुस्तक आंग्ल भाषा में द माइंड एंड सोसाइटी 1935 के नाम से प्रकाशित हुई। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड एंड सोसाइटी करके एक पुस्तक आती है GH मीड की। और द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक जो है 1935, इसमें जो है यह विल्फ्रेडो पैरेटो का एक प्रमुख रूप से समाजशास्त्र में अपना कदम रखने के लिए जाने जाते हैं। अर्थात उनके जो ख्याति प्राप्ति हुई द माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के माध्यम से हुई, या और इनमें जो विषय थे उनके अध्ययन क्षेत्र उसके माध्यम से हुई। एक समाजशास्त्री के रूप में पैरेटो अधिकांशतः अभिजनों के एलीट के विश्लेषण और अभिजन परिभ्रमण सर्कुलेशन ऑफ एलीट की अपनी अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। अर्थात उनका जो सिद्धांत था वो था अभिजनों के परिभ्रमण का सिद्धांत, और मतलब वो एलीट सोसाइटी के बारे में अपनी बातें रखते हैं। और संभवतः पैरेटो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलीट शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया था कि एलीट शब्द के बारे में वो कहते हैं कि एलीट समाज के ऐसे थोड़े से श्रेष्ठ जन होते हैं जो अधिसंख्या व्यक्तियों पर शासन करते हैं। ये एलीट अभिजन बदलते रहते हैं, यह वर्ग अस्थायी नहीं होता है, इसमें ऊपर नीचे आने जाने का क्रम निरंतर चलता है। इसी बदलाव की प्रक्रिया को ही पैरेटो ने अभिजन का परिभ्रमण कहा है। तो पैरेटो क्या कहते हैं कि एक पूरा समाज है, पूरे समाज में क्या है, कुछ एलीट लोग होते हैं जो इन बहुसंख्यकों के ऊपर जो है शासन अपना चलाते हैं। लेकिन होता क्या है, इन्होंने बताया कि जो यह वर्ग होता है यह जब अपने मूल्यों को पालन नहीं कर पाता है या मूल्यों में अधिक वो हो जाता है, अपने शासन में घमंड हो जाता है इसको, तो क्या होता है, जो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभिजन वर्ग में आने के लिए संघर्ष करते हैं, अर्थात कार्यरत रहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वह चलती रहती है। यहाँ के लोग यहाँ पहुँचेंगे अपने कुछ कार्यों के कारण, और यहाँ के लोग अपने मेहनत के बल पर यहाँ पहुँचेंगे अभिजन वर्ग में। इसी प्रक्रिया को जो इन्होंने कहा है वह अभिजन का परिभ्रमण कहा है। और कहीं कहीं पे शेर और लोमड़ी करके भी यह सिद्धांत भी आता है। पैरेटो ने अभिजन और गैर अभिजन में भी भेद किया है और यह स्पष्ट किया है कि अभिजन की श्रेणी में कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति आते हैं, बाकी अधिकांश व्यक्ति शासित किए जाने वालों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात गैर अभिजन की श्रेणी में आते हैं। आगे पैरेटो कहते हैं कि अभिजन परिभ्रमण क्यों होता है। इसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है शेर स्थिर दशाओं में यथास्थिति बनाए रखने में अधिक योग्य होते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति अर्थात लोमड़ियाँ परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, नवीन साधनों को ईजाद करने और सफलतापूर्ण सामंजस्य स्थापित करने में अधिक कुशल होती हैं। एक व्यक्ति परिवर्तन के समय स्वयं को नए ढांचे में ढाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कुछ व्यक्ति होते हैं जो शेर होते हैं, वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात अपनी यथास्थिति अभिजन
एलीट वर्ग में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोमड़ियाँ होती हैं जो कि परिवर्तन के माध्यम से, दूसरे व्यक्ति जो कि परिवर्तन के माध्यम से अपने नए नए साधनों को ढालने, नवीन दृष्टिकोण का विकास करने आदि के माध्यम से जो है सामंजस्य बिठाकर अपने को अधिक कुशल बनाते हैं और वह फिर आकर शेर का स्थान लेते हैं। उनकी प्रमुख अभिजन कृति माइंड एंड सोसाइटी में प्लेटो ने अभिजन सिद्धांत और समाजशास्त्र की सामान्य विश्लेषण की योजना प्रस्तुत की है। अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्र जो है मानव व्यवहार के केवल एक पक्ष की चर्चा करता है, अर्थात अर्थशास्त्र में केवल तार्किक क्रिया का विश्लेषण किया जाता है। इच्छित लक्ष्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधनों का बुद्धिसंगत चयन होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि इन्होंने तार्किक और अतार्किक क्रियाएं की जो चर्चा की है वह किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो इन्होंने कहा जो अर्थशास्त्र है वह मानव व्यवहार के एक पक्षों का अध्ययन करता है, जैसे केवल आर्थिक पक्ष, और आर्थिक पक्ष में जो निर्णय लिए जाते हैं अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो साधनों का उपयुक्त किया जाता है वह बुद्धिसंगत और तार्किक होते हैं। किंतु समाजशास्त्र जो है अतार्किक क्रियाओं का विश्लेषण करता है, जिसके द्वारा सामाजिक जीवन का अधिकांश भाग निर्मित है। अर्थात समाज में नातेदारी संबंध, जाति व्यवस्था, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भावनात्मक, अतार्किक क्रियाओं में इन्होंने भावनात्मक श्रेणी को शामिल करते हैं। कहा कि यह समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसके समाज का अधिकांश भाग बना हुआ होता है। प्लेटो ने अतार्किक क्रिया को दो प्रकार बताए हैं। प्लेटो अतार्किक के रूप में अविष्ट चालक या रिड्यूस भ्रांत वर्ग या डी रिट्यूस की बात करते हैं। मानव के अतार्किक और बुद्धिहीन व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाओं और उद्वेगों को प्लेटो ने अविष्ट चालक कहा है। तो प्लेटो का जो है सर्वप्रथम इन्होंने अतार्किक क्रिया को दो प्रकार में विभाजित किया, एक चालक और दूसरा भ्रांत तर्क। आगे का इन्होंने अतार्किक के आधार अर्थात जो चालक होता है, अविष्ट चालक होता है, उसको इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया। अब 6 भाग इस तरह हैं। एक सम्मिलन के चालक। तो प्लेटो ने 6 स्वरूपों की चर्चा की है अविष्ट चालक के, जिसमें सम्मिलन के चालक, समूह स्थायित्व के चालक, उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है मिसिंग है थोड़ा सा, वह है व्यक्तित्व निर्माण का चालक है थर्ड पॉइंट। उसके बाद आ गया सामाजिकता के चालक, और 5वां काम वासना के चालक, और 6ठा इन्होंने बताया बाह्य क्रियाओं द्वारा संभावनाओं की चालक। तो इन चालकों के माध्यम से जो है व्यक्ति का संपूर्ण जीवन संचालित होता है भावनात्मक रूप से। और इसे इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और बताया है कि जो प्लेटो हैं अभिजन परिभ्रमण की अवधारणा में लोमड़ियों में सम्मिलन के चालक को और शेर समूह में अस्थायित्व चालक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने कहा जो शेर होते हैं वह अपनी स्थिति यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसलिए उनमें जो है अस्थायित्व के चालक, समूह अस्थायित्व के चालक पाए जाते हैं। और जौन लोमड़ी वर्ग होता है वह परिवर्तन चाहता है, तो वह सम्मिलन का चालक करता है, अर्थात उच्च स्थिति में आने का प्रयास करता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भ्रांत तर्क क्रियाओं का एक ऐसा व्यापक समूह है जिसके द्वारा कर्ता अपने व्यवहार की तार्किकता और औचित्य को स्थापित करने का यत्न करता है। अर्थात अतार्किक क्रियाओं के जो दूसरा प्रकार इन्होंने बताया वह अभ्रांत तर्क। इसमें इन्होंने कहा कि यह एक ऐसा व्यापक समूह होता है जिसके आधार पर अपने व्यवहार में तार्किकता और औचित्य को स्थापित करने का व्यक्ति जो है प्रयास करता है, और इसका जो प्रसार होता है वह प्रसार, विज्ञापन, फैशन इसी प्रकार के भ्रांत तर्कों पर आधारित
होता है। इसके 4 स्वरूपों को इन्होंने जो है चर्चा की है। जो अभ्रांत तर्क होते हैं उसके 4 स्वरूपों की इन्होंने चर्चा की है भ्रांत तर्क के, जिसमें इन्होंने कहा साधारण तथा पुनरावर्तक कथन या घोषणाएं। तो तार्किक रूप से कुछ ऐसे कथन होते हैं, घोषणाएं होते हैं जो साधारण होती हैं। दूसरा, सत्ता के प्रति निवेदन की घोषणाएं होती हैं। तीसरा, इन्होंने बताया समाज के लोकप्रिय मूल्यों के प्रति नतमस्तक होना और विशुद्ध मौखिक हेरा फेरी। आखिरी जो इन्होंने बताया कि तीसरा तो समाज के जो मूल्य हैं उनके आगे जो है उनका पालन करना। जैसे समाज में मूल्य है कि आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो उसको बिना किसी उंगली उठाए आपको उसका पालन करना। कई तरह के ऐसे मूल्य हैं जिनका पालन करना। उसके बाद विशुद्ध मौखिक हेरा फेरी। पैरेटो के अनुसार जो अविशिष्ट चालक है वह एक सार्वभौमिक तत्व के रूप में देखा जाता है और यह आधारभूत मानवीय मनोभावना को प्रतिबिंबित करता है। जबकि इन्होंने कहा कि जो भ्रांत तर्क होता है वह परिवर्तनीय तत्व होता है जिसमें बदलाव होता रहता है, अर्थात मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। विशुद्ध मौखिक हेराफेरी होता रहता है। आगे कहते हैं इन्होंने मैक्स वेबर से भी पहले सामाजिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्स वेबर से पहले सामाजिक क्रिया सिद्धांत, इनसे पहले जो थे मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत की पैरेटो ने की थी। मैक्स वेबर से भी पहले जो है पैरेटो सामाजिक क्रिया सिद्धांत की बात करते थे और मूलतः इन्हें प्रभावित करने वाले प्रथम विचारकों में पैरेटो ही थे, जिन्होंने मैक्स वेबर को सामाजिक क्रिया पर चर्चा करने के लिए प्रभावित किया था। टालगट पार्सन ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में सामाजिक क्रिया के अन्य विचारकों के साथ पैरेटो के सम्मिलित करने और उनके सिद्धांतों की महत्वता के बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कि मैक्स वेबर से पहले पैरेटो ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत की चर्चा की है। दूसरा, टालगट पार्सन ने सामाजिक, जो पैरेटो की सामाजिक क्रिया सिद्धांत है उसकी चर्चा अपने पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में किया है। तो पुस्तक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार पूछी जाती है। इन्होंने पैरेटो के जो पार्सन्स हैं प्रभावों के 2 रूपों की चर्चा की है। पहला, उन्होंने मानवीय संबंध संप्रदाय ने पैरेटो के अतार्किक सामाजिक क्रिया और तार्किक आर्थिक क्रिया में भेद करते हुए यह स्वीकार किया कि तो जो पैरेटो ने तार्किक आर्थिक क्रिया की चर्चा की है और पैरेटो ने अतार्किक सामाजिक क्रिया की चर्चा की है, उसमें इन्होंने भेद करते हुए यह कहा कि जो कामगार अतार्किक मनोभावनाओं द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि प्रबंधकीय नीति निर्माण अतार्किक नीतियों के निर्णय के आधार पर होते हैं। तो इन्होंने आर्थिक क्रिया में ही दोनों की चर्चा कर दी है, जिसमें इन्होंने कहा जो कामगार वर्ग होता है वह अतार्किक मनोभावना द्वारा निर्देशित होता है, जबकि जो प्रबंधकीय होता है किसी संस्थान या किसी कंपनी का नियम कानून जो संचालन होता है वह वहाँ पे तार्किक आर्थिक निर्णय के आधार पर कार्य करता है। पैरेटो ने और पैरेटो का जो पार्सन्स के अनुसार ना, पैरेटो कहते हैं कि जो समाज का जो विश्लेषण होता है वह स्वसंतुलनकारी तत्वों से युक्त व्यवस्थाओं के रूप में भी किया जाता है, जिसमें विचार जो होता है वो प्राकृतिक विज्ञान अर्थात भौतिक सिद्धांतों के यांत्रिकी पर आधारित होते हैं। पैरेटो ने सामाजिक व्यवस्था के विकास को बहुत पहले प्रभावित किया था, अर्थात सामाजिक व्यवस्था के विकास की चर्चा इन्होंने की
थी। पैरेटो ने कल्याण अर्थशास्त्र संबंधी एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है जिसे विल्फ्रेडो पैरेटो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऐसा बाजार विनिमय जो किसी व्यक्ति के प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं करता है तो इसे पैरेटो सुधार माना जाता है। तो ऐसा बाजार विनिमय जो किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल अर्थात उल्टा रूप से में प्रभावित नहीं करता, अर्थात नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता, उसे इन्होंने पैरेटो सुधार माना है। और इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों की स्थिति में सुधार होता है। इस सिद्धांत में इन्होंने 3 अनुमानों की चर्चा की है। वह अनुमान इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कल्याण के लिए सर्वाधिक अच्छा निर्णय लेता है, अर्थात अपने हितों के लिए व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण एकांतिक रूप से व्यक्तिगत कल्याण का एक प्रकार है, कि सामाजिक कल्याण की जो चर्चा की जाती है तो वह उसका एक रूप जो होता है वह व्यक्तिगत कल्याण होता था। सामाजिक कल्याण के माध्यम से ही किसी न व्यक्तियों का व्यक्तिगत कल्याण भी होता है। तीसरा, इन्होंने कहा यदि कोई व्यक्तिगत कल्याण में वृद्धि के फलस्वरूप किसी भी दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कोई कमी नहीं आती है तब इसे सामाजिक कल्याण कहा जाता है। अर्थात यहाँ कहने का यह तात्पर्य है इनका कि यदि कोई व्यक्ति अपना कल्याण अर्थात विकास कर रहा है किसी को हानि पहुँचाए बिना, अर्थात उससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं होता है तो वह एक सामाजिक कल्याण की श्रेणी में रखा जा सकता है। अधिकांश समाजशास्त्रियों ने पैरेटो के कल्याण अर्थशास्त्र के बारे में कई आपत्तियां प्रकट की, अर्थात इनकी आलोचना की है, क्योंकि पैरेटो का सिद्धांत साधनों के प्राथमिक विवरण के बारे में मूक बना हुआ था। अर्थात इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक विवरण है अर्थात संसाधन का व्यक्ति किस प्रकार प्रयोग करेगा उसकी बात जो इन्होंने चर्चा नहीं की है। कुछ लोगों ने यह कहा कि ये अनुमान कि कल्याण संबंधी निर्णय कमजोर आधार पर होते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इन्होंने मूल्य निर्णयों से जुड़े होने वाले संभावनाओं की चर्चा ही नहीं की है। पैरेटो के अधिकांश विचार जो है वह मार्क्स के प्रबोधनकालीन दर्शन को अस्वीकारते हैं, अर्थात इन्होंने मार्क्स की जो विचारधारा है उसकी अस्वीकारा है। जैसे उदाहरण के तौर पे जहाँ प्रबोधनकाली दार्शनिकों ने तार्किकता और विवेक का दल दिया है, वहीं पैरेटो ने मानवीय, जहाँ प्रबोधन उस समय विज्ञान का उद्भव हो रहा था, अर्थात जो तार्किक दर्शन थे उन्होंने विवेक बुद्धि तर्क पे बल दिया, अर्थात विज्ञान पर बल दिया। वहीं पैरेटो जो थे वह मानव के मूल प्रवृत्तियों जैसे अतार्किक कारकों की भूमिका को रेखांकित करते हैं। जहां मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत में जन समुदाय की भूमिका को रेखांकित किया है, वहीं पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन को अपने अभिजन के सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि प्रबोधनकालीन दार्शनिक जो है तार्किक और विवेक की बात करते थे, लेकिन इन्होंने जो है अतार्किक कारकों की चर्चा की है कि समाज को बनाए रखने के लिए अतार्किक कारक किस तरह कार्य करते हैं। उसी तरह इन्होंने जहाँ मार्क्स सामाजिक परिवर्तन में जन समुदाय की भूमिका मुख्य मानते हैं कि जन समुदाय आएगा, जो सर्वहारा वर्ग जो होगा वह क्रांति करेगा चेतना के माध्यम से, अर्थात जन समुदाय बनाकर करेगा। तो इसकी भी चर्चा मार्क्स करते हैं। वहीं जो पैरेटो हैं वह कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो होगा वह अभिजन सिद्धांत होगा, अर्थात अभिजनों को उनके स्थान से हटाकर स्वयं जो है छोटे फिर से अभिजन का निर्माण होगा, अर्थात यह चक्रीय रूप में कार्य करता रहेगा। मतलब जहाँ यह कहते हैं जन समुदाय के माध्यम से जनता का अधिकार होगा संसाधनों पे, वहीं ये कहते हैं ना जनता का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनता में से ही कुछ लोग जाकर फिर से शासन करने लगेंगे। समाज मुख्यतः
एक छोटे से अभिजन समूह से संचालित होता है जो अपने सतर्क स्वार्थों के आधार पर काम करते हैं। पैटो के अनुसार सामान्य जन समुदाय में तर्क वितर्क का अभाव होता है, अतः उन्हें परिवर्तन लाने की क्रांतिकारी शक्ति नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके मार्क्स की आलोचना के संदर्भ में, कि जहाँ पैटो मानते हैं कि हमेशा ही जो होगा एक छोटा सा या अभिजन समूह ही जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति के आधार पर या सतर्क स्वार्थों के आधार पर ही गैर अभिजन गैर एलीट वर्ग पे जो है शासन करेगा, क्योंकि जो सामान्य जन समुदाय होता है उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है, अर्थात उन्हें जो लाइन पकड़ा दोगे वह उसी पे चल पड़ेंगे। जैसा कि आज के समय में होता है कि व्यक्ति राजनीतिक हितों के साधने के लिए व्यक्तियों का किस तरह से उपयोग हो रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण आज के समय में हम लोमड़ी और शेर वाले के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे खास करके इन्होंने लोमड़ी और शेर की जो परिकल्पना बताई है वह उस समय के जो है राजनैतिक तंत्र की चर्चा करते हुए बताया कि कुछ व्यक्ति हैं जो राजनैतिक तर्क अर्थात पूरे समूह पे जो है अपना अधिकार बना दिखाते हैं, अर्थात संचालन करते हैं या शासन करते हैं। लेकिन क्या होता है, आगे चल के उनकी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं वो यहाँ से कुछ व्यक्ति हमेशा प्रयत्नरत रहेंगे। लोमड़ी जिसे कहा इन्होंने कि कुछ ऐसे स्वार्थी व्यक्ति होंगे जो अपने यहाँ से मेहनत के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, शक्ति के आधार पर प्रयत्नरत रहेंगे हमेशा इसको ढकेलने के लिए, अर्थात इसका स्थान लेने के लिए, और फिर यह आकर यहाँ पे शासन करेंगे कुछ समय तक। फिर उसके बाद इनकी भी स्थिति वही होगी और यह प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। कभी यहाँ से शेर शासन करेगा, कभी लोमड़ी फिर शेर बनेगा, फिर शेर लोमड़ी बनेगा, इसी तरह शासन चलता रहेगा। और आज के राजनीतिक प्रक्रिया में यही चल रहा है कि कभी यह राजनीतिक पार्टी अपना शासन कर रही है किसी आम जनता के आधार पर, कोई फिर हो गया ये, फिर वो ये हो गया, फिर वो हो गया, तो इसी तरह चलता रहेगा, अर्थात परिवर्तन होता रहता है। इसको एक तरह से चक्रीय परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। पैटो के अनुसार सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब वर्तमान अभिजन का पतन हो जाता है और उसका स्थान लेने के लिए अशासकीय अभिजनों अर्थात जन समुदाय के उच्च तबकों से नया अभिजन आ जाता है। अभिजनों में बदलाव की यह प्रक्रिया निरंतर जो है चलती रहती है। अब वही कहते हैं, पैटो कहते हैं कि अभिजन जो वर्ग होता है उसका पतन हो जाता है, उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं इनमें से जो उच्च श्रेणी के हैं वह इनका स्थान ले लेते हैं। पैटो ने काम्टे, मार्क्स, स्पेंसर आदि के परिवर्तन के दिशागत रैखिक सिद्धांतों के स्थान पर चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पैटो का परिवर्तन का सिद्धांत जनता की पीड़ा की अवहेलना करता है। कुछ विचारक मानते हैं जो पैटो हैं उन्होंने जो है जनता की पीड़ा, जैसा कि मार्क्स ने कहा कि जनता प्रताड़ित हो रही है, उसमें वर्ग चेतना आएगा तब वह क्या करेगा, आंदोलन या क्रांति करके वर्ग संघर्ष करके अपना हक या संसाधनों पर अपना अधिकार जमाएगा। वहीं तो यहाँ पे कहते हैं कि जो पैटो हैं उन्होंने जो है जनता की पीड़ा की अवहेलना की है। पैटो ने सामाजिक विश्व और समाजशास्त्र के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि मेरी इच्छा समाजशास्त्र प्रणाली को खगोलशास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के मॉडल में ढालने की रही है। संक्षेप में बात करें तो पैटो ने यह कहने का प्रयास किया कि समाज एक ऐसी संतुलनशील व्यवस्था के रूप में कल्पना की जाती है जिसकी संपूर्णता परस्पर निर्भर भागों से बनी होती है। इन्होंने कहा कि समाज एक ऐसी संतुलनशील व्यवस्था के रूप में कार्य करता है जिसके प्रत्येक अंग की एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता होती है और जो
अपनी स्थिति को संतुलन के रूप में बनाए रखते हैं। यदि किसी एक भाग में कोई परिवर्तन आता है तो संपूर्ण व्यवस्था के अन्य भागों में भी वह प्रभावित करेगा। इनका मानना है कि किसी एक भाग में अगर परिवर्तन आएगा तो वह परिवर्तन दूसरे भाग को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा ही करेगा। इनकी प्रमुख पुस्तकों में है द माइंड एंड सोसाइटी, जिसकी 4 वॉल्यूम आई थी 1935 में, सोशियोलॉजिकल राइटिंग 1966 और द अदर पैरेटो 1980 में जो है प्रमुख कृतियों में से एक रही है। तो आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट क्या है जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं। पहला कि पैरेटो सामाजिक क्रिया की चर्चा करते हैं और सामाजिक क्रिया को उन्होंने किन श्रेणियों में बांटा है, तो तार्किक और अतार्किक श्रेणियों में बांटा है। दूसरा पूछता है कि अतार्किक श्रेणी को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, उनमें कौन कौन से हैं, तो उसमें इसको भ्रांत तर्क और अभिष्ट चालक के रूप में इन्होंने चर्चा की है। उसके बाद अभिष्ट चालक क्या है, भ्रांत तर्क क्या है, किससे संचालित होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। चौथा पैरेटो की पुस्तक पूछी जाती है कि जो पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी। और 5वां जो फैक्ट है यहाँ पे पूछा जाता है कि पैरेटो किस परिवर्तन के किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। पैरेटो जो परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो यह जो है कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।